राम राम भाई सभी साथियों को। आज हम पढ़ेंगे पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री। आज एनिमल हस्बेंड्री के सब कुछ पढ़ लेंगे। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे बाहर आएगा ना तो वो सबके लिए ही बाहर आएगा। मतलब आज की जो वीडियो है एनिमल हस्बेंड्री के लिए इनफ होने वाली है। इसके बाद में आपको कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी साथी चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें एनिमल हस्बेंड्री जो है वो कंप्लीट है। अगर आपकी एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक आपके सिलेबस में है तो इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, आपको कोई भी नोट्स जो है प्रिपेयर नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है, पढ़ना है। और कुछ चीज़ें मैं आपको ट्रिक से भी पढ़ाऊंगा, कुछ चीज़ें आपको बिना ट्रिक चलेंगी। लेकिन ये जो पीडीएफ है, मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको कहीं से भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो कि हाँ मैं तो नोट्स बना के ही पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, तो आप बना सकते हो। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इजीली पढ़ पाओगे। जो मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वैसे इसमें आप स्टेट लेवल पे हो चाहे आप सेंट्रल लेवल पे हो, सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे करवा दिए हैं। वैसे अभी हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री पूछी गई है, तो हम इसको 2 पार्टों में पढ़ेंगे। आज कंप्लीट वीडियो हो जाएगी। उसमें पार्ट नंबर पहला जो होगा वो रहेगा कॉमन, पूरे इंडिया की एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद में सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद में थर्ड पार्ट जो होगा उसमें एमसीक्यूज पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। तो 3 पार्टों में हम पढ़ने वाले हैं। तो 2 पार्ट मतलब मेन मान लीजिए, अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट हो तो आपको ये पूरी पढ़नी है। अगर आप किसी और स्टेट से पढ़ रहे हो या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हरियाणा वाले को छोड़ सकते हो, सेंटर वाला और एमसीक्यू जो है वो कर लेना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करें, टाइम खराब नहीं करेंगे, सब कुछ मैंने आपको बहुत बड़े तरीके से करवा दूंगा। और एक बात और भाई, इस पीडीएफ में है ना, मैं बहुत दिन रात मेहनत की है, पूरे के पूरे ये मान लीजिए सुबह खाना खा के लगा था और शाम को खाना खाने तक ये पीडीएफ कंप्लीट की है आप सभी के लिए। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितनी मेहनत मैंने की है आप सभी के लिए, आप इस वीडियो को उतना ही शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत की है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि हाँ मेरे साथी जो हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो और वो बढ़िया तैयारी कर पाएँ। हाँ, अगर आपको कंटेंट बेकार लगे ना तो बेशक अनसब्सक्राइब अनलाइक कुछ भी कर देना, ठीक है। लेकिन अगर कंटेंट में दम मिले तो आप लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे और शेयर भी करोगे। बस एक प्रॉमिस कर दो कि हाँ भाई अगर कंटेंट अच्छा मिला आपका तो हम आपकी वीडियो को लाइक शेयर और मतलब सब्सक्राइब भी चैनल को करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, नोट्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल टेलीग्राम पे जाओगे, आप टेलीग्राम पे द बर्निंग स्टडी चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो मैं आपको बना के पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं देख लीजिए। एनिमल हस्बेंड्री जो है आज पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट हो जाएगी एक ही वीडियो में। उसके बाद में एग्रीकल्चर भी करवाऊंगा, आईपीसी करवाऊंगा, सीआरपीसी करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा की करंट अफेयर है, ठीक है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल ट्रिक के साथ में। नेशनल करंट अफेयर जो है वो भी मैं करवा रहा हूँ रेगुलर, वो भी ट्रिक के साथ में आएगी, मंथली भी आएगी और डेली भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको सारी करवाने वाला हूँ। और जो पीडीएफ वगैरह है वो सारे के सारे इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। इसके अलावा भी स्टडी मटेरियल काफ़ी है, कंप्यूटर का भी है, हरियाणा जीके का भी है, वो सारा का सारा इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये तो एक आपके लिए एक अपडेट थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास, और एनिमल हस्बेंड्री की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है अभी तक के यूट्यूब पर। तो भाई सबसे पहला देख लीजिए। अब देखिए भाई, एनिमल हस्बेंड्री हमने स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले अगर एनिमल हस्बेंड्री की हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में ये आती है कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, पशुपालन है। तो पशुपालन में क्या है कि भाई पशुओं की जो जनगणना है, जनगणना नहीं बोलेंगे इसको, पशुधन गणना बोलेंगे इसको, ये जन की जगह धन है, ठीक है। पशुधन गणना ये जो है वो कब हुई थी सबसे पहली बार? तो भाई पशुधन गणना जो है ना वो सबसे पहले हुई थी 1919 में, ठीक है। एक पेज के ऊपर 4 ही क्वेश्चन लिए मैंने जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 1919 में है। जो आप पीडीएफ देखोगे ना
जो आपको मैं PDF प्रोवाइड करूंगा उसमें जो आंसर है वो रेड कलर में लिखे हुए मिलेंगे आपको। मैं लिख दूंगा इसको और उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ध्यान से सुनना है। बहुत ही बेस्ट सारा मटेरियल आपको यहीं पे मिलने वाला है। अब देखिए ध्यान से, देश में पहली बार जब पशुधन की जो गणना हुई थी वो 1919 में हुई थी। ये सवाल पूछा जा सकता है। अगर एक सवाल ये पूछ ले आपसे कि पशुधन गणना जो है वो कितने सालों में होती है, तो भाई वो होती है 5 साल में एक बार। 5 साल में एक बार होती है। अब हाल ही में 20वीं पशु जनगणना हुई थी, तो वो कब हुई थी? तो वो हुई थी भाई अक्टूबर 2019 में। ये भी ध्यान दीजिएगा 2019 में। उससे जो पहले हुई थी वो हुई थी 2012 में। ठीक है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो हुई थी 20वीं पशु जनगणना हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। जनगणना नहीं है, ये धनगणना है भाई। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता के बाद में पहली बार पशुधन गणना कब करवाई गई थी, तो ये करवाई गई थी 1951 में। तो ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, चारों के चारों आपके लिए बहुत जरूरी थे, ये मैंने आपको बता दिए। अब देखिए भाई अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में अगर बात करें तो हमारे पास में जो 20वीं पशुधन गणना की गई है 2018 में शुरुआत हुई थी इसकी। 2019 में इसका आंकड़े जो हैं वो पब्लिकली डाल दिए गए थे। तो इसमें क्या है, इसमें पूछा गया क्या है कि भाई जो पशुधन की जो आबादी है, कुल जो आबादी है वो कितनी थी, तो वो थी भाई 53 करोड़ और 57 लाख। लिखना हो लिख लेना, नहीं तो बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा सब कुछ, PDF में सब कुछ मिलेगा आपको। तो ये इतने जो है ना टोटल पशुधन है अपने इंडिया में। 2019 में जो आंकड़ा आया था 20वीं पशुधन गणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 19वीं जो जनगणना हुई थी मतलब पशुधन गणना 2012 में हुई थी, उससे ये कितना परसेंट ज़्यादा है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो 4.6% जो है वो ज़्यादा है भाई किससे, 2012 में जो जनगणना हुई थी उससे 4.6 ज़्यादा है। अब एक सवाल इंपॉर्टेंट ये आता है भाई, पहली ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से जो पशु जनगणना हुई है वो कौन सी हुई है, तो वो हुई है भाई 20वीं। कब हुई है, 2019 में हुई है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 20वीं। जो अभी हाल ही में जो पशुधन गणना हुई है वो जो हुई है वो बिल्कुल डिजिटल हुई है भाई। ठीक है, तो 20वीं इसका राइट आंसर है। अब एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि जो 21वीं पशुधन गणना होगी वो कब होगी, तो वो भाई 2024 में प्रस्तावित है। अभी प्रस्तावित है 2024 में ये होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है भाई, लेकिन प्रस्तावित जो है वो 2024 के लिए है। तो ये स्लाइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगली देख लीजिए। अब ये पिछली 3 जो पशुधन गणना का जो डाटा है ना वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसको भी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसमें क्या है, गाय है। अब गायों का हम आंकड़ा देखें ना तो 2019 का चेक करोगे अगर आप तो 192.49 मिलियन है भाई। ये फिगर जो है ये मिलियन में है। तो यहाँ से 192.49 मिलियन, और यहाँ पर अगर भैंस की बात करें तो 109.85 मिलियन। अगर बात करें भेड़ कितनी है तो 74.26 मिलियन है, और भाई बकरी कितनी है तो 148.88 मिलियन। तो ये आंकड़ा 2019 का है। ऐसे ही जो आंकड़ा 2012 का भी है, 2007 का भी है। तो यहाँ पर दे रखी है पूरी की पूरी डिटेल। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब अगली स्लाइड पे हम आ जाते हैं भाई। अगली स्लाइड में क्या बोला है, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखो यहाँ पर क्या है, जो पशु है ना उससे संबंधित कुछ अनुसंधान है। तो वो अनुसंधान जो है वो कहाँ पर हैं और कब खुले थे, अब हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है इजीली और आप याद भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है ना वो कहाँ पर है, तो भाई ये अपना हिसार में है। इसको सबको पता होगा। तो ये हिसार में है, और हिसार कहाँ पड़ता है, अपने हरियाणा में पड़ता है भाई। कोई अदर स्टेट का बच्चा पढ़ रहा है तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा में पड़ता है भाई हिसार। तो ये है हरियाणा। अगर देखिए ये शुरुआत इसकी कब हुई, इस संस्थान की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1985 में। लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको PDF में मिल जाएगा, कोई भी लिखने की टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर बात करें भैंस के मामले में, देखो भाई सबसे जो फेमस नस्ल है वो है मुर्रा भैंस। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब याद कैसे करोगे,
देखो भाई, हिसार का तो आराम से याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखना, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो सीधी सीधी बात है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, तो राजस्थान में मिलेगा। और राजस्थान में भी कहाँ? बीकानेर में। तो बीकानेर में क्या है? वहाँ पर रेगिस्तान बहुत है भाई, तो बीकानेर में ये संस्थान है भाई, बीकानेर। और ये बीकानेर कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है भाई, ये भी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री केंद्र कहाँ है? तो भाई देखो, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री केंद्र जो है ना, वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 2009 में भाई, ये भी याद रख लीजिएगा। याद कैसे करोगे? मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो, आप एक बात समझिएगा, आपने को छोटे जब आप बच्चे थे ना, जब आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा ने बताया भी होगा कि भाई दिल्ली में क्या है, अगर कोई छोटा बच्चा जाता है या कोई अनपढ़ आदमी जाता है तो उसको पागल बना के उसका खून वगैरह, उसका मांस वगैरह मतलब बेच देते हैं, किडनी विडनी बेच देते हैं। तो यहाँ से समझ में आएगा, राष्ट्रीय मांस मतलब पूरे इंडिया की मांस की बात कर रहे हैं, तो ये जो काम होते हैं नई दिल्ली में होते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर लोगे, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो है वो कहाँ पर है? तो ये है भाई आपका राजस्थान में। राजस्थान में जो जगह है वो है भाई अविका नगर, तो ये भी याद कर लीजिएगा, अविका नगर, अविका नगर। तो अविका नगर कहाँ पड़ता है? वो राजस्थान में पड़ता है भाई, तो यहाँ से आपको याद रखना है, राजस्थान में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई 1962 में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, 1962 में हुई थी। पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? तो भाई देखिए, ये है भाई पुणे में, और आप सभी को पता होगा पुणे कहाँ पर है, ये है भाई महाराष्ट्र में। और ये कब स्थापना हुई थी इसकी? महाराष्ट्र। कब स्थापना हुई थी? तो 1962 में हुई थी भाई, तो ये भी आपको याद रखना है भाई। अब देखिए, याद कैसे करोगे? अब ऐसे दिमाग रखना आप, किसी आदमी को, ठीक है, किसी आदमी को मधुमक्खी काट ले, ठीक है, तो आदमी क्या करेगा? गुस्से में क्या है, मतलब उसको आग बबूला हो जाएगा। और आग बबूला जब इंसान होता है ना, तो आंखों में से आंसू और नाक में से पूणी निकलती है, तो पूणी मतलब पुणे, ठीक है। तो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है मधुमक्खी? पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में 1962 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा प्रयास ये है कि आपको एक बार में ट्रिक से याद करवा दूं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? तो भाई पक्षियों की मैं बात करूं तो यहाँ पर है भाई इज्जत नगर में। इज्जत नगर कहाँ पड़ता है? बरेली में पड़ता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर है इज्जत नगर, इज्जत नगर में, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। अब ये कहाँ पड़ता है? बरेली में पड़ता है। और ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1979 में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बरेली, और 1979, ठीक है, 1979, ठीक है, दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पर याद कैसे करोगे? अब आपने एक चीज़ देखी होगी, पक्षी अनुसंधान की हम बात कर रहे हैं, तो पक्षी आसमान में उड़ते उड़ते भी क्या करते हैं? बीट कर देते हैं, क्योंकि उनको इज्जत से कोई मतलब नहीं है, उनकी इज्जत नहीं होती कुछ भी। तो वो इज्जत नगर से हैं, मतलब उसका अनुसंधान जो केंद्र है वो इज्जत नगर में है। तो पक्षी क्या है? उड़ते उड़ते बीट कर देते हैं, उनकी कोई भी इज्जत नहीं होती। तो ऐसे याद आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? तो वो भी भाई कहाँ पर? इज्जत नगर में है। तो पशु भी क्या करते हैं? पशु भी जब जहाँ चाहा वहाँ पर क्या कर देते हैं, मतलब चौथ वगैरह कर देते हैं, मतलब अपना गोबर वगैरह कर देते हैं। तो उनकी भी क्या है? इज्जत नहीं होती कुछ भी। तो यहाँ पर वो भी कहाँ है भाई? इज्जत नहीं होती, बरेली में ही है। और स्थापना कब हुई थी? इससे 10 साल बाद में। पहले पक्षियों की स्थापना हुई, एग्जैक्ट 10 साल बाद में क्या है, 1989 में क्या है, पशुओं का अनुसंधान केंद्र वहाँ पे खोल दिया गया, ठीक है भाई। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? तो ये है भाई मखतूम में। कहाँ पर है? मखतूम, ठीक है, मखतूम। और मखतूम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भाई यूपी में, ठीक है, ये यूपी में पड़ता है। कब इसकी स्थापना की थी? 1979, 1979 में ही इसकी स्थापना की गई थी।
तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, अगर ट्रिक मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे बच्चों को भी बेनिफिट मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है। सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, नेशनल लेवल के हैं, तो आप दिमाग में रखना राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये है भाई हिसार में। ठीक है, ये अपना हिसार में है। अगर हिसार कहाँ पर है, अभी अभी बताया था हरियाणा में है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हरियाणा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। याद कैसे करोगे, तो जिस साथियों ने ये पढ़ा है कि हिसार का मतलब क्या होता है, किला, हिसार का मतलब क्या होता है, किला होता है, और किला होता है ना, तो किला होता है राजा महाराजों का, तो वहाँ पर क्या है, घोड़े तो मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हिसार में ही क्या है, हिसार का मतलब होता है किला, और किला के अंदर घोड़े तो मिलने तय हैं। तो भाई अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हिसार में है। आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो ये है भाई डिरांग में। ठीक है, डिरांग में। डिरांग जो है जगह है एक, कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है अपनी अरुणाचल प्रदेश में। तो एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 में, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। याद कैसे करोगे, तो आपने देखा होगा याक कैसा होता है, खतरनाक होता है, तो उससे हमें लगता है डर, तो डर से बनेगा डिरांग। याक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, याक से हमें लगता है डर, तो भाई डर से बनेगा डिरांग। और डिरांग मतलब डर किसको लगता है, किसी आदमी को लगता है। तो एक ऐसा राज्य देखना जिसका नाम किसी मानव से हो। तो अरुणाचल प्रदेश में अरुण छुपा हुआ है, अरुण, तो अरुण जो है वो एक आदमी है, और आदमी क्या है, याक से डरता है, तो डर से बन जाएगा डिरांग। एक जगह है जहां पर ये अनुसंधान केंद्र है, और अरुण एक आदमी है, तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, राज्य है। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो इसके बारे में देखिए। इसके बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि सबसे पहले इसको 1923 में खोला गया। कहाँ पर, बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पर है, ये पड़ता भाई कर्नाटक में। कर्नाटक की जो कैपिटल है ना वो बेंगलोर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर 1923 में बेंगलोर में खोलने के बाद में क्या हुआ, डेयरी जो है ना उसको उठाकर कहाँ कर दिया, हरियाणा के करनाल में कर दिया। कब, 1955 में। तो 1955 में कहाँ कर दिया, करनाल में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, करनाल में स्थापित कब हुआ, 1955 में। उससे पहले कहाँ था, बेंगलोर में था, 1923 में। ठीक है, तो याद कैसे करोगे, अभी फिलहाल कहाँ, करनाल में है, तो जहाँ पर दूध दही का खाना, डेयरी वहीं पे होगी, तो दूध दही का खाना जो है वो कहाँ पर, अपने हरियाणा में है। तो याद हो जाएगा आराम से। अगर कोई और स्टेट का है तो याद कर लेगा। लेकिन अब बात करें कि भाई करनाल को कैसे याद करें। देखो भाई, डेयरी है, डेयरी अगर कोई आदमी खोलता है, अगर कोई आदमी डेयरी करता है तो उसको जगह चाहिए, मतलब कि भैंस से बांधने के लिए जगह चाहिए। तो उस जगह को क्या बोलते हैं, करनाल तो बोलते हैं, है ना भाई। उस जगह को क्या बोलते हैं, करनाल तो बोलते हैं। ये भैंसें बंधी हुई हैं, तो ये करनाल के अंदर क्या है, भैंसें बंधी हुई होती हैं। तो डेयरी अनुसंधान जो केंद्र है उसको करनाल में 1925 में स्थापित किया गया था। ठीक है भाई, इजीली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है, तो ये है भाई अपना चेन्नई में। और चेन्नई जो है वो कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पड़ता है भाई। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, तो ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में अगर हम बात करें ना, तो याद कैसे करोगे, तो ऐसे याद कर सकते हो आप, तमिलनाडु, तमिल में देखो तमिलनाडु लिखते हैं ना, तो उसमें है मिलना, ये तमिलना, मिलना। ठीक है, इसमें छुपा हुआ मिलना। तो हमें चमड़ा जो है ना अब इजीली मिलता नहीं है, चमड़ा जो है अब हमें इजीली मिलता नहीं है। पहले तो क्या होता था, चमड़े अपने गांव में किसी न किसी, मतलब जो जूते वगैरह गांठते हैं ना, जूते वगैरह बनाते हैं, उसके पास मिल जाता था। लेकिन अब क्या है, अब बड़ी बड़ी कंपनियां ही रखती हैं, मतलब नॉर्मल जो आदमी है वो रखना छोड़ चुका है। ठीक है, तो अब मिलता नहीं है, हमें मिलता नहीं है चमड़ा। तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है वो तमिलनाडु की चेन्नई में है। तो ये स्थापना हुई थी 1948 में, ये भी आप याद रखना। अगली स्लाइड देखिए भाई, अगली स्लाइड में देखिए क्या है, हम अब पढ़ेंगे गाय के बारे में। तो सबसे पहले अभी तक जो आपने पढ़ा है वो बताओ कैसा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अभी कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा,
कैसा पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ कैसी है, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन मैंने लगाए हैं वो उसमें आपको मज़ा आ रहा नहीं हमारा, मतलब आपका ओपिनियन जो है ना वो मुझे मोटिवेशन देगा भाई, और मैं और भी बढ़िया काम करूँगा आपके लिए। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है किसी चीज़ का, पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और पढ़ा भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहा हूँ। कुछ ऐसा नहीं कि भाई स्पेशल बैच निकाल रखा हो। अभी जब तक है मतलब जो भाई अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी सभी के लिए फ्री है। ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं है, ना पीडीएफ का ना कोई क्लास वगैरह का। ठीक है, तो आराम से मन लगा के पढ़ो, आपको कंटेंट जो है सबसे बेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और सबसे बेस्ट ही है, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ लेना भाई। ठीक है, अगर इससे अच्छा मिल जाए तो आप बता देना कि भाई मैंने वहाँ पढ़ा था और बेस्ट मटेरियल दे रखा था आपसे भी। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं अब गाय के बारे में। देखिए भाई, अब हमारा गाय क्या है, गाय एक पशु है और इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, तो ये है भाई बोस इंडिकस। याद कैसे करेंगे, मेन सवाल है कि हम गाय का वैज्ञानिक नाम याद कैसे करेंगे। तो हम पता है गाय हमारी क्या माता है, तो हमारे इंडिया की क्या बोस है, इंडिया की बोस है, तो साफ साफ दिख जाएगा भाई इंडिया की क्या है, बोस है, तो बोस है इंडिया की, तो बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रयास यही है कि आपको एक बार में याद हो जाए, पीडीएफ तो बाद में पढ़ना, एक बार सुन लो बस। ठीक है, बाद में चीज़ें आपको इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करें तो हमारे देश में जो गायों की जो नस्ल है ना, मतलब मान्यता प्राप्त वो कितनी है, तो वो है भाई 30+। ठीक है, 30+ है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, 30+ नस्लें हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास में आंसर आए 30, 31, 32, तो उसके आसपास आप टिक कर दीजिएगा। हाँ, ऐसा अब नहीं होगा कि भाई आपको ऐसे मिल जाएगा 30, 31, 32, 33, ऐसे 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आसपास में है 30 के आसपास जो मिले आप उस पर क्लिक कर देना। अब बात करते हैं भाई अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की कौन सी नस्ल है, तो भाई नस्ल का नाम क्या है, होल्स्टीन कैटिल ब्रीड, ये याद कर लीजिएगा। वैसे तो मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, होल्स्टीन, ठीक है, कैटिल और ब्रीड। ठीक है, ये है इसका नाम। ठीक है, ये है इसका नाम, तो ये है भाई इसका नाम। अब देखो इसको याद भी करवाऊंगा मैं, याद कैसे करोगे, देखो भाई दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है और ये नस्ल है, तो दूध क्या है ज़्यादा दे रही है, मतलब होल सेल के रेट पे। ऐसे याद रखो, होल सेल में क्या होता है, बल्क में माल आता है ना, होल सेल में, तो ऐसा याद रखना होल्स हैं। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। इसमें क्या है, जो दूध देने के लिए जो होल्स है ना, थन है, वो क्या है थनों से दूध देती है, तो ये होल्स क्या है, मोटे मोटे हैं भाई, तो दूध क्या है ज़्यादा देती है, ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, तो होल्स को याद रखो बस, जहाँ पे ऑप्शन में होल्स दिख जाए टिक मार देना बिना देखे। होल्स का मतलब बड़े बड़े होल हैं, दूध देती है ज़्यादा, तो यहाँ से आप यार इजीली याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, क्या हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, गाय के दूध उत्पादन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है, तो पहले नंबर पे पूछे तो उत्तर प्रदेश है भाई। ठीक है, और दूसरे नंबर पे पूछे तो कौन सा है, राजस्थान है। तो ये तो आपको आराम से याद हो जाएगा। कैसे याद करोगे भाई, उत्तर प्रदेश में क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा गाय भी हैं, तो सबसे ज़्यादा गाय वहाँ पर है, तो उत्पादन भी होगा वहीं पे, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दूध का, गाय के दूध का। और राजस्थान क्या है, बहुत बड़ा है, तो सेकंड नंबर के ऊपर आता है राजस्थान। तो ऐसे दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। हाँ भाई, ये आप देखिए गाय की भारतीय नस्लें हैं, कौन कौन नस्लें हैं, तो देख लीजिए भाई। दुधारू में आती हैं भाई कौन कौन नस्लें, दुधारू का मतलब ये होता है कि जो दूध देने वाली जो नस्लें हैं, जो मैक्सिमम दूध देती हैं। बाहर वाह का मतलब ये है जो कि खेतों में जोतने के काम आती हैं। ठीक है, और दीवकाजी जो हैं उन गायों को बोलते हैं जो दूध भी देती हैं और खेतों में जोतने के काम भी आती हैं। तो ये 3 वैरायटी में बांटी गई हैं भारत की मतलब भारत के गायों की नस्लों को। देखिए भाई, दुधारू में बात करें तो साहिवाल है, देवनी है, लाल सिंधी है और गिर है। अब देखो याद करने के लिए ट्रिक भी बताऊंगा मैं, कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। देखो देवनी मतलब जो दूध देगी ज़्यादा, ठीक है, जो दूध ज़्यादा देगी तो उसको हम देवी का दर्जा देते हैं ना, है ना, देवी का दर्जा देते हैं, तो यहाँ से देवनी याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, और आप एक बात बताओ, यहाँ से याद कर लोगे आप देवनी। ठीक है, अब साहिवाल में देखो जो गाय दूध ज़्यादा देगी उसको हम सही बताएंगे, भाई ये गाय सही है,
ले आ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो सहीवाल मतलब ये गाय सही है, तो साहीवाल बन जाएगा। दूध ज़्यादा देती है, सहीवाल मतलब सही है गाय, ले आ इसको। यहाँ से याद हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, लाल सिंधी। अब गाय का दूध आपने देखा हो हल्का हल्का क्या है, लाल रंग का होता है। तो यहाँ पर क्या है, जब बाल्टी भर के दूध निकाले ना हमने, तो लाल ही लाल हो गया भाई, है ना, लाल ही लाल हो गया, मतलब दूध ही दूध हो गया। तो लाल सिंधी भी याद हो जाएगा आपको आराम से। अब देखो, दूध ज़्यादा है, ठीक है, दूध क्या है, ज़्यादा है, किसको, गाय के। तो भाई दूध अगर बाल्टी ये है हमारी, ठीक है, ये बाल्टी है हमारी, ठीक है, अब बाल्टी में दूध भर दिया हमने, ठीक है, तो इतना ज़्यादा दूध है कि भाई बाल्टी में से गिर गया, ठीक है, दूध क्या है, गिर गया बाल्टी में से, तो एक है गिर। तो चारों के चारों आपको ये नस्लें है ना याद हो गई। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा भाई, ट्रिक से याद होता है इजीली, ठीक है। तो एक बार में याद हो गया ना, तो अब आपको ये हो चुका है याद। अब अगला देखिए भाई, बार वाहक में कौन कौन सी आती हैं, बार वाहक में आती हैं भाई कौन कौन सी, जो कि मतलब जो खेतों में जो अपना काम करती है ना, जो बोझा वगैरह ढोती हैं या फिर हल वगैरह जोतते हैं, तो वो गाय जो हैं वो आती हैं बाहर वाहक में। अब उसमें कौन कौन सी है, तो भाई एक देखो, अमृत महल। तो याद कैसे करोगे इसको, देखो अमृत महल। अब एक बात बताओ, अब एक गाय है, ये गाय कैसी है, बोझ ढोने वाली है। तो इसके ऊपर क्या कर दिया, एक पूरा महल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक महल रख दिया इसके ऊपर। तो महल रख दो भाई, क्यों, क्योंकि ये तो वजन ढोने का काम करती है, तो महल को रख सकते हो आप। तो अमृत महल कौन सी गाय है, बार वाहक। अब देखो, गाय हल्ला कौन सी गाय करेगी, भाई जिसके ऊपर जितना वजन हम लोडेंगे ना उतना ही वो हल्ला करेगी। तो हल्लीकार भी हो गया, हल्ला करेगी मतलब हल्ला करेगी, तो हल्ला से हमारा बन जाएगा हल्लीकार। वजन ज़्यादा रखेंगे तो हल्ला करेगी वो, ठीक है। अब देखो, अब वजन ज़्यादा लोड कर रहे हैं हम, तो उसको खिलाना पड़ेगा, है ना भाई, हम उसको खिलाएंगे। तो खिलाने मतलब खिलाड़ी बन गई। तो 3 यहाँ पे हो चुकी हैं। अब देखो, बछोर है एक, बछोर मतलब, बछोर को याद कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पर क्या है, जब आपको पता है कि आपकी गाय जो है मतलब काम कर रही है, खेतों में काम कर रही है, तो पैसों की बौछार भी करेगी वो, ठीक है, पैसों की बौछार भी करेगी। तो बौछार करेगी किसकी, पैसों की। तो यहाँ से आपके दिमाग में आएगा, काम कर रही खेत में तो पैसों की बौछार भी करेगी, ठीक है। अब गंगा तीरी है, ठीक है, अब इतनी भारवाहक है कि गंगा नदी के अंदर तैर के भी जा सकती है, मतलब वजन रख दिया हमने और गंगा नदी यहाँ पर बह रही है, तो इसको पार मतलब गंगा नदी को तैर के भी जा सकती है, वजन लेके ही, ठीक है। तो गंगा तीरी कहाँ है, वो भी भारवाहक हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा और देख लेते हैं, इसके अलावा कुछ और देखते हैं ट्रिक बनती है कि नहीं बनती। पवार याद हो जाएगा आराम से कि भाई इसमें पावर है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी पावर है। तो क्या है, ये भारवाहक गाय है, पावर बहुत है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो है ना, ये 3 बच गई आपकी, एक तो खेरीगढ़ बच गया, एक नागौर बच गया, एक कांगायाम बच गया। तो इसको याद कर लीजिएगा भाई, कैसे याद करोगे, ये 3 हैं, ट्रिक बनाओगे थोड़ी बहुत बन जाएगी, ठीक है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो मैं ये ट्रिक जो बता रहा हूँ ना, ये आपको मतलब जो मेन है ये बता दी हैं, 2-3 बच रही है ना, इनको आप देखना, ट्राई करके याद हो जाएंगी। अगर आपको कोई ट्रिक मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे क्या है बच्चों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये हो चुकी है हमारी ट्रिक, हो चुकी हैं। अब देखते हैं और ट्रिक। अब है द्विका जी, जो कि दूध भी देती हैं और बारवाहक भी हैं। तो यहाँ से देखो भाई, थार पारकर, कांकरेज, राही, गोओलाओ, निमाड़ी और मेवाती। अब ये 5-6 गाय हैं, ठीक है, जो कि क्या है, दूध भी देती हैं और बारवाहक के काम भी करती है। तो इसमें जो है ना, एक दो तो याद कर लोगे आप, राही हो जाएगा आराम से याद कि भाई वो राहों पे चलती है और वहीं पे राहों में ही क्या है, दूध भी दे देती है। तो राही आपको याद हो जाएगा आराम से। और इसके अलावा देख लेना, मेवाती भी याद हो जाएगा आराम से। मेवाती लोग क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और भाई वहाँ पे क्या परिश्रम ज़्यादा करते हैं, तो गाय क्या है, दूध भी देती है भाई, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब थार पारकर है, ये देख लेना भाई, मतलब थार को याद रखोगे तो भाई ये थोड़ी सी अजीब ट्रिक है, ये बनेंगी नहीं, एक बार याद कर लेना इनको अपने हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ की ट्रिक बनना पॉसिबल नहीं है भाई, जितनी पॉसिबल होगी मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो चुकी है गाय की नस्लें, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। अब हमारी गाय का चैप्टर खत्म हो चुका है, अब आते हैं भैंस के ऊपर। तो भाई देखो, भैंस जो है ना,
इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है भाई बुबलस बुबलिस। क्या है? बुबलस बुबलिस। अब याद कैसे करोगे, वैज्ञानिक नाम को कैसे याद करोगे? देखो भाई, अब आप सभी को पता होगा पहले क्या होता था, गायों को रखते थे ज़्यादा, लेकिन आजकल क्या है, लगभग लगभग घरों में भैंस मिलती हैं, गाय बहुत कम मिलती हैं। क्यों? क्योंकि आजकल के जो बाबू सोना है ना, आजकल के जो बाबू सोना है वो क्या करते हैं, भैंस का दूध पीते हैं। बाबू सोना क्या करते हैं, भैंस का दूध पीते हैं। तो बुबलस बुबलस, बाबू में बै बै है, बै बै, तो बै बै मतलब बुबलस बुबलिस, बुबलस बुबलिस, बुबलस बुबलिस। आपके सामने ऑप्शन आएगा, दिमाग में आएगा भैंस, भैंस का दूध पीते हैं बाबू, बै बै, तो बै बै से दिमाग में आएगा बुबलस बुबलिस। तो तुरंत आप ऑप्शन देखते टिक मारोगे तुरंत, बिना प्रभाव के। ठीक है, तो ये आपको आराम से याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए भाई, भारतीय जो भैंस है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहते हैं जल भैंस। क्या कहते हैं? जल भैंस। जो भारत वाली जो भैंसें हैं उनको बोलते हैं जल भैंस। अब जल भैंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी भैंसें क्या हैं भाई, बीच बीच में जलों के अंदर, मतलब जल के अंदर रहती है ना, दिन में जो गर्मियों का जो टाइम होता है, खाना पीना खिलाने के बाद में उनको जोड़ में छोड़ देते हैं। तो हमारी जो भैंस है वो क्या रहती है, प्योर जल के अंदर रहती है, तो जल भैंस बोलते हैं। लेकिन विदेशी भैंस जो है ना, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं दलदली भैंस। मतलब वो दलदल में रहती है भाई। वो कहाँ पर रहती है? दलदल में। तो वो है भाई दलदली भैंस। ठीक है, उनको बोलते हैं दलदली भैंस। हमारी वाली को जल भैंस बोलते हैं, उनकी वाली को दलदली भैंस बोलते हैं। अब बात करें तो अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है, मतलब नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा भैंस है भाई, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली। ठीक है, तो मुर्रा भैंस इज़ द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि भाई किस भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा फैट मतलब वसा होती है, तो ये होती है भाई बदावरी में, बदावरी भैंस। ठीक है, तो ये भी एक सवाल आया हुआ एग्जाम में, बदावरी भैंस। तो बदावरी भैंस के दूध के अंदर क्या होता है, फैट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आप सभी के लिए छोटी सी अपडेट है, हरियाणा पुलिस के लिए सारा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, चाहे आपकी एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे आपकी एग्रीकल्चर हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे हरियाणा की जो करंट अफेयर हो पिछले 6 महीनों से लेकर 1 साल तक की, और साथ में आपकी नेशनल करंट अफेयर, ये सारी की सारी चीज़ें मैं ट्रिक से करवाऊंगा और अपने इसी प्लेटफॉर्म पे करवाऊंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये पीडीएफ जो है ये आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप द बर्निंग स्टडी पर मिल जाएगी। जितना भी पढ़ाऊंगा सारा का सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपने इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाता है तो टेलीग्राम खोलना और द बर्निंग स्टडी जो है वहाँ पे सर्च कर लेना, आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में क्या है कि भारत में शीर्ष भैंस संख्या रखने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो भाई देखो, सबसे ज़्यादा भैंस तो है यूपी में, पहले नंबर पे आता है यूपी, दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, अभी अभी हमने पढ़ा भी था। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो इतना बहुत है, इससे ज़्यादा जाएगा भी नहीं। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रख लेना। अगर विश्व में शीर्ष भैंस रखने वाले देश पूछ ले तो पहले नंबर पे आता है अपना इंडिया। ठीक है, अपना इंडिया आता है। सेकंड नंबर पे आता है भाई पाकिस्तान। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है भाई चाइना। तो ये 3 देश हैं, बहुत ही इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और देखना भाई, भारत की पहली, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्लोन से तैयार कटड़ी बच्चे ने जो जन्म लिया है उसका नाम क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। क्लोन का मतलब ये है कि जो भैंस थी उसकी क्लोन करके एक छोटी बछड़ी को जन्म दिया गया है, उस बछड़ी का नाम जो है वो क्या है, तो उसका जो नाम है वो है महिमा। कटड़ी हुई है, कटड़ी का नाम जो है वो महिमा है, और महिमा नाम की जो कटड़ी है उसने गरिमा 2, ये उसकी माँ का नाम है, गरिमा 2 नामक के क्लोन से जन्म लिया है। ये इसकी माँ का नाम है, ये तो माँ हो गई, और ये इसकी बेटी हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ से याद कर लीजिएगा। अब ये पीडीएफ में आपको मिल भी जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड में क्या है भाई, भैंस जो है ना उनकी नस्लें हैं। तो भाई 2 तरीके से बांटी गई हैं, एक होती है भारी भैंस, एक होती है हल्की भैंस। ये यहाँ पर मुर्रा भैंस जो है मेन है, जफराबादी है, एक नीली रावी है। तो
तो यहाँ से क्या है, ये भारी भैंस में आती हैं। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, जब भारी भैंस का पूछे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुर्रा भाई बहुत ज़्यादा दूध देती है तो भारी भैंस मिलेगी, तो यहाँ से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जफराबादी, इसका तो नाम में ही दम है, जफर मतलब नाम ही एक मतलब दम वाला है, तो ये क्या है भाई, भारी भैंस है। अब नीली रावी, ठीक है, नील भी नदी है और रावी भी नदी है, दोनों ही बड़ी नदी हैं, तो ये भारी नदी है मतलब भारी भैंस होगी, तो यहाँ से भी याद हो जाएगा। तो भारी भैंस तो हमें याद हो चुका आराम से। अब हल्की भैंस है, तो देखो भाई हल्की भैंस है, आराम से याद कर लोगे। कैसे, कौन कौन सी हैं, एक तो तराई है, महसाणा है, नागपुरी है, कालाहाड़ी है, पंडरपुरी है, सूरती है और बदवरी है। देखो याद करने के लिए 2-3 बता दूंगा मैं। तराई, तराई का मतलब होती है जो हमें मकान बनाते हैं ना भाई, तो मकानों पे क्या करते हैं, पानी से तराई करते हैं, तो वो हल्की हल्की तराई करते हैं, तो हल्की भैंस हो गई, ठीक है, ये कर लोगे आप याद। अब सूरती, तो भाई देखो सूरत आजकल भैंसों की कोई नहीं देखता, हल्की हल्की देखते हैं कि भाई हाँ ठीक है नहीं है, तो हल्की हल्की देखते हैं, बाकी मेन चीज़ क्या होती है, दूध देखते हैं, तो सूरत क्या है, हल्की हल्की देखते हैं, तो सूरती नदी सूरती जो भैंस है वो हल्की भैंस में आती है, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा याद। इसके अलावा कालाहाड़ी, तो भाई काली जो भैंस है वो हल्की हल्की होती है, मतलब ऐसे याद रख लो, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाओगे तो ये याद हो जाएंगे, थोड़े बहुत हल्की फुल्की ट्रिक आप खुद बनाने का प्रयास करना, इजीली याद हो जाएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड में क्या है भाई, देखो अब हम भेड़ के बारे में पढ़ेंगे, भेड़ के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो भाई भेड़ जो है ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ओविस एरीज है, ओविस एरीज। अब भेड़ पालने में जो अपना इंडिया है वो कौन से स्थान पर है, तो भाई 3rd नंबर पे है, 3rd नंबर पे अपने इंडिया है भाई। अब बात करें तो भेड़ पालने में अपना पहला स्थान जो है वो किस राज्य का है, तो ये है भाई आंध्र प्रदेश का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश जो है वो भेड़ पालने में नंबर 1 राज्य है भाई, ठीक है। अब अगला देखिए, भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल जो है वो कौन सी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उसका नस्ल का नाम है लोही। याद कैसे करोगे, देखो लोही, लोही का मतलब याद रखो, आप दिमाग में रखो आयरन, इस भेड़ में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, तो ये दूध भी प्रचुर मात्रा में देती है, तो आप इजीली याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक सवाल और आता है भाई, भाई ऐसी कौन सी भेड़ है, मतलब कौन सी नस्ल की जो भेड़ है वो ऊन जो है वो सबसे ज़्यादा देती है, तो एक मैरिनो भैंस है ना, सॉरी भेड़ है, मैरिनो भेड़ है जो कि स्पेन की भेड़ है, ठीक है, तो लिख लीजिए मैरिनो, मैरिनो, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे पीडीएफ में प्रोवाइड मिल जाएगा वो सब कुछ। तो मैरिनो है जो कि स्पेन की भैंस है, ठीक है, ये जो है ना वो भैंस नहीं भाई, भेड़ है। मैं 2 बार गलती से भैंस बोल चुका, क्योंकि पिछला जो टॉपिक था वो भैंस का था, दिमाग में वो भैंस की रील चढ़ गई, तो दिमाग में मतलब भैंस थी इसलिए बोल दिया, बाकी भेड़ की हम बात कर रहे हैं, तो ठीक है, मैरिनो है ये, मैरिनो, मैरिनो है ये भेड़ का वो है, नस्ल है जो कि स्पेन की भैंस है ना, सो स्पेन की भेड़ है, ठीक है। तो अगला देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली जो नस्ल है जो भेड़ की वो कौन सी है, तो भाई लिसिस्टर है, ठीक है, ये क्या है, भेड़ है जो कि सबसे लंबी ऊन प्रोवाइड करती है, नाम है लिसिस्टर। कहाँ पर है, तो ये इंग्लैंड की है भाई, इंग्लैंड में मिलती है, ठीक है, इंग्लैंड में मिलती है। अब भारत में भेड़ों की कितनी नस्ल हैं, पूछ ले मान लो तो 26 हैं भाई, ठीक है। और एक पश्चिमा भेड़ है, पश्चिमा भेड़ भी है, बकरी भी है, ठीक है, तो पश्चिमा भेड़ के क्लोन का नाम बताओ क्या है, इससे क्लोन बनाया गया है, तो क्लोन का जो नाम है वो है नूरी, ठीक है, एक भेड़ भी है ये और बकरी भी है, ठीक है, भेड़ की एक मतलब नस्ल है उसका नाम भी पश्मीना है, एक बकरी की नस्ल है उसका नाम भी पश्मीना है, वो बताऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन अभी के याद रखो कि पश्मीना भेड़ है, उसका एक क्लोन तैयार किया गया था जिसका नाम है नूरी, ठीक है। और अब देखिए भाई भेड़ की नस्लें, तो भेड़ को 3 वैरायटी में बांट रखा है, एक दूध देने वाली, एक ऊन देने वाली, एक मांस देने वाली, तो यहाँ से आप याद कर लेना, देखिए लोही याद हो जाएगा आराम से, आयरन की ज़्यादा मतलब अधिकता की वजह से दूध देती है ज़्यादा, ठीक है। अब देखो ऊन के मामले में कौन कौन सी हैं भाई, ये मारवाड़ी है, बीकानेरी है, मतलब ये क्या है, ये देती हैं भाई ऊन। मालपुरा भी याद कर लो आराम से, कैसे भाई, माड़ है, ऊन क्या है, एक माड़ तो है, तो वो माल यूज करते हैं, मतलब कठियावाड़ी, ठीक है,
ये मतलब कोठी के अंदर क्या है, ऊन को स्टोर करते हैं, है ना। तो ऐसे याद कर लेना, कठियावाड़ी मतलब कोठी के अंदर, ठीक है। ढक्कनी मतलब ढक्कन से बंद कर देते हैं, किसको, ऊन काटेंगे और एक ड्राम में डालेंगे और ढक्कन से बंद कर देंगे, तो ऐसे याद कर देंगे, ठीक है। अब जलोनी मतलब ऊन जल भी जाती है कई बार, है ना, ऊन क्या है, जल भी जाती है कई बार, तो जालोनी भी क्या है, ऊन से संबंधित बन गया। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना आप, तो याद आपको हो भी जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। और एक होती है मांस के लिए, जो मांस के लिए फेमस हैं, तो एक हसन है, नेल्लोर है, मांडा है, शाहवादी है, जालौनी है और बजीरी है, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ पढ़ना आपको ही पड़ेगा भाई, कुछ जो ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगली स्लाइड जो क्या कहती है भाई, अब हम पढ़ेंगे बकरी के बारे में। तो भाई बकरी जो है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, कैप्रा एग्रेस हिरकस। अब इसको याद कैसे करोगे, आपने कई बार देखा होगा, ध्यान से देखना, अगर नहीं देखा है तो आज अभी अभी सर्च करना, बकरी का चित्र फोटो देखना, एक हिरण की फोटो देखना, ठीक है। हिरण कौन सा, सिंपल वाला, 12 सिंगा नहीं, सिंपल वाला हिरण। तो आपको मतलब स्ट्रक्चर में लगभग लगभग सेम से लगेंगे, बकरी भी आपको वैसी लगेगी और हिरण भी आपको वैसा लगेगा। तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है ना, उसमें हिरण छुपा हुआ है, ठीक है, हिरकस। तो यहाँ से थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो बकरी का अगर वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो उसमें हिरण सा कुछ नाम मिलेगा आपको, तो हीरक देख लेना, जहाँ पे हिरण या हीरक मिले तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से आपको याद इजीली हो जाएगा। अब देखो भाई, बकरी के दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो भाई देखो, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे अपना इंडिया ही है भाई, बकरी के दूध के उत्पादन में। अब बकरी की एक प्रजाति है जो ऊन के लिए फेमस है, कौन सी है, पश्मीना, ठीक है, पश्मीना, ठीक है। अभी अभी बताया था भेड़ की भी ये एक प्रजाति, एक नस्ल है, ठीक है। अब बकरी के दूध में क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बकरी का दूध है ना, उसमें गाय से 10 गुना ज़्यादा क्या मिलता है, ध्यान रखिएगा, गाय से 10 गुना ज़्यादा क्या, आयरन और पोटेशियम। तो लिख लीजिएगा, एक तो आयरन मिलता है और एक मिलता है पोटेशियम, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलती हैं भाई, कितनी, गाय से 10 गुना। तो लिखना चाहो तो लिख लेना, 10 गुना मिलती है गाय से, बाकी मैं पीडीएफ में लिख दूंगा, ठीक है। उस पीडीएफ को पढ़ोगे आप तो उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है भाई, विश्व की दूध की रानी किस बकरी को कहते हैं। तो एक बकरी है सानेन नस्ल की, सानेन, उसको कहते हैं भाई रानी, कहते हैं दूध की, ठीक है। सानेन नस्ल की जो बकरी होती है उसको कहते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। अब अगली स्लाइड में हमारे भारतीय बकरी जो हैं उनकी नस्लों के बारे में बता रखा है, 4 तरीके से बांट रखा है, एक तो दूध देने वाली, एक ऊन देने वाली, एक खाल और एक मांस। तो ये 4 टाइप में बांट रखी है, आप इनको पढ़ोगे तो जमुनापारी, बर्बरी, बिट्टल, झकराना, ये तो हैं दुधारू। ऊन के लिए हैं पश्मीना, काश्मीरी और चेंगू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से याद कर लोगे आराम से, पश्मीना मतलब पसीना आता है, पसीना आता है त्वचा के ऊपर, तो ऊन भी हमें त्वचा से मिलती है, तो आराम से याद हो जाएगा। कश्मीरी, तो कश्मीर में क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो ठंड में तो ऊन काम आएगी आएगी, तो यहाँ पे ऊन के लिए है भाई, इसकी ऊन बढ़िया होती है, ठीक है। एक चेंगू है, ये ऐसे याद करना मतलब अपने हिसाब से। अब देखो खाल के लिए मैं बात करूँ तो देखो, बंगाली और ब्लैक बंगाल मतलब क्या करते हैं, आपको पता होगा कि बंगाली जादू है ना, काला जादू बोलते हैं उसको, काला जादू बोलते हैं ना बंगाली जादू को। तो बकरी की जो खाल है ना, खाल खूल ही होती है जो जादू करते हैं ना, तो वो खाल खूल रखते हैं भाई अपने पास में। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा लगाओगे दिमाग तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं। इसमें देखो ब्लैक बंगाल यहाँ पर भी है, मांस के लिए भी फेमस है ये, ठीक है। काश्मीरी जो है वो मांस के लिए फेमस है, सिरोही एक वो है नस्ल है, ये भी मांस के लिए फेमस है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, ये मैंने अपनी पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखी है सेम टू सेम इसी तरीके से, तो वहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो ट्रिक से हो ट्रिक से करवा दी, बाकी आपको याद करनी है, ठीक है। तो भाई अगर बाकी याद ना भी कर पाए ना, तो जो ट्रिक से जो मैंने बताई है ना, कम से कम वो तो याद रखना, जिससे क्या है आपको एक याद रहे कि मैं क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है, ठीक है। अगला देखो भाई, अगले हम पढ़ेंगे मुर्गी के बारे में। तो मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है, गैलस गैलस डोमेस्टिका, ठीक है। अब देखो गैलस गैलस डोमेस्टिकस है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे, अब देखो भाई मुर्गी जो है ना, ऐसे याद कर लो, अपने जो है मतलब अंडा जो आता है ना, देखो
मुर्गी का जो अंडा है, अंडा जो है ना वो क्या करता है, वो हम उसको ग्लास में डाल लेते हैं। कैसे? ग्लास में। कैसे डालते हैं मैं बताऊंगा आपको। जब शेक बनाते हैं ना, जब शेक बनाते हैं तो शेक बनाते टाइम उस अंडे को, हम कच्चे अंडे को तोड़ते हैं और ग्लास में डालते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना कि भाई हम मुर्गी का जो अंडा है उसको फोड़ कर ग्लास में डालते हैं कच्चे अंडे को। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, उसका शेक बनाते हैं, तो ग्लास से गैलस बन जाएगा। तो गैलस निकल के हमारे पास में आएगा, तो यहाँ से याद हो जाएगा ग्लास में अंडा डाला था हमने कच्चा। तो मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम है वो ग्लास से स्टार्ट होगा, तो गैलस गैलस डोमेस्टिकस। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो कुक्कुट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा तो मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो पहले नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आती है तमिलनाडु। ये दो आप देख लीजिएगा। भारत जो है वो अंडा उत्पादन में आता है तीसरे नंबर पर। ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। अब भारत का कौन सा राज्य है अंडा उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर है, तो भाई ये है तमिलनाडु। ठीक है, ये है तमिलनाडु अंडा उत्पादन में। तो यहाँ पर एक सवाल डाउट क्रिएट होगा आपको, ये लगेगा भाई भारत में सर्वाधिक कुक्कुट तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश में है, दूसरे नंबर तमिलनाडु है, लेकिन अंडे के मामले में तमिलनाडु पहले नंबर पे क्यों है। ठीक है, तो यहाँ से आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि देखो ज़रूरी नहीं है जहाँ पर अंडे ज़्यादा हों वहीं पर कुक्कुट भी ज़्यादा हों। ठीक है, कई बार होता क्या है, मतलब देखो आंध्र प्रदेश में क्या है, कुक्कुट ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मतलब वहाँ पर क्या है, अंडों से कुक्कुट बनते हैं। लेकिन तमिलनाडु में क्या करते हैं, अंडे पैदा करते हैं, अंडों को फिर वो बेच देते हैं। ठीक है, कुक्कुट बनने नहीं देते, तो वो अंडे वहाँ पे ज़्यादा हैं, कुक्कुट वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे थोड़ा देखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगले क्वेश्चन में है, संसार में सबसे अधिक अंडा देने वाली जो मुर्गी है उसकी नस्ल का कौन सा नाम है। तो भाई इसका नाम है लैग हॉर्न। लैग हॉर्न याद कैसे करोगे, देखो भाई हम लेग पीस खाते हैं ना, ऐसे याद रखो, लेग पीस खाते हैं ना, तो हमें पता है कि एक मुर्गी के लेग पीस होते हैं 2, लेकिन हम कई बार बोलते हैं ना भाई 3 लेग पीस डालिए, रही 4 डालना, 5 डालना, है ना, लेग पीस की डिमांड होती है ज़्यादा, तो लेग हॉर्न। तो ऐसे याद करना कि भाई यहाँ पे सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी का नाम कौन सा है। तो भाई हम अंडे ज़्यादा देती है तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि उसके लेग भी ज़्यादा होंगे, तो लेग हॉर्न। ठीक है, तो यहाँ से आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी कि सबसे ज़्यादा अंडा देती है तो इसकी सबसे ज़्यादा लेग भी हैं, तो यहाँ से आपके दिमाग में लेग हॉर्न बन जाएगा। अब अंडे में जो प्रोटीन होता है ना वो कितना % होता है वो देख लीजिए, लगभग लगभग 12 से 14% जो है वो प्रोटीन होता है भाई अंडे के अंदर। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मुर्गे का जो मुर्गी का जो अंडा होता है ना उसका एक कवच होता है ऊपर, देखा हुआ आपने सफ़ेद सफ़ेद रंग का, वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है भाई कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ से ये रखिएगा कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है भाई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में भाई सूअर के बारे में है। सूअर का जो वैज्ञानिक नाम है वो तो है भाई सुस डोमेस्टिकस। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा सूअर पूछ ले तो मिलते हैं भाई चीन में। अब तुम्हें पता ही है, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे सूअर जो हैं वो चीन में भरे पड़े हैं। ठीक है, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। अब बात करें अपने भारत में सूअर कहाँ है। ठीक है तो ये है भाई यूपी और बिहार में। ठीक है, यूपी एंड बिहार में, तो ये भी चीन की लगते ही हैं, आसपास के बॉर्डर के हैं। ठीक है, तो यूपी बिहार क्या है, बड़े हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी सूअर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब सूअर की नस्ल पूछ ले मान ले आपसे, देखिएगा सूअर क्या है, याद रखिएगा सूअर की जो मेन नस्ल है ना उसके याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, उसमें सायर लिखा मिलेगा, सायर लिखा मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, देखो पहले नंबर की नस्ल देखो, एक है सफ़ेद यॉर्कशायर। सफ़ेद, वैसे तो मैं लिख पीडीएफ में लिख दूंगा साफ साफ, सफ़ेद यॉर्कशायर। ठीक है, अब अगली क्या है, बर्कशायर। देखो शायर हर किसी में है, मतलब सूअर क्या होते हैं, शायर होते हैं, ऐसे याद कर लो।
एक है हैम्पशायर, ठीक है, हैम्पशायर। तो तीनों तीनों क्या है, शायर है ये। 3 नस्ल तो हो चुके हैं ये। इसके अलावा 2 नस्ल और हैं। एक तो है भाई हरफोर्ड, हरफोर्ड। देखो शायर वाली जो ट्रिक है वो तो आपको आराम से याद हो जाएगी। जितने भी सुअर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, शायर है। एक हरफोर्ड है, एक है भाई चेस्टर वाइट, ठीक है, चेस्टर वाइट, चेस्टर वाइट। टेंशन मत लेना, आपको पीडीएफ में ये प्रॉपर तरीके से मिली हुई लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में क्या है, चीन मछली के बारे में है। अब देखो मछली जो है उसका वैज्ञानिक नाम पूछ ले आपसे तो है भाई वर्टेब्रेटा। मछली का जो वैज्ञानिक नाम पूछ ले आपसे, वर्टेब्रेटा, ठीक है। अब देखो विश्व में मछली उत्पादन में पहले नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो पहले नंबर पे आता है भाई चाइना, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है भाई भारत, ठीक है। ये है अपना इंडिया, सेकंड नंबर पे आता है भाई। अगर बात करें तो भारत की सबसे सर्वाधिक स्वादिष्ट मछली कौन सी है, तो वो है भाई रोहू, ठीक है, रोहू। याद कैसे करोगे, तो भाई देखो इसको खाते हैं ना तो स्वाद तो बहुत आता है हमें, हमें स्वाद तो बहुत आता है, लेकिन हमारी रूह भी कांप जाती है। कैसे, क्योंकि भाई इतनी स्वाद मछली को हम खा रहे हैं तो रूह भी कांपती है, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिए, या फिर ऐसे याद रख लो कि हम तो अपने स्वाद के लिए खा रहे हैं लेकिन उस मछली की रूह कांप रही है, उस मछली की रूह कांप रही है, तो रोहू यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन सी मछली मिलती है, तो भाई ये मिलती है कतला। अब देखो याद कैसे करोगे, आराम से। सबसे ज्यादा कौन सी मछली मिलती है, तो मछलियों को हम पकड़ते हैं ना तो उनका हम कत्ल तो करते हैं, कत्ल, है ना भाई, उनको हम कत्ल ही तो करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मछलियों का क्या होता है, कत्ल तो होता है। सबसे ज़्यादा मछलियों का कत्ल होता है तो कतला मछली ही ज़्यादा मिलती है। आराम से याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई। सबसे ज़्यादा मछली कौन सी मिलेगी, अरे हम कत्ल करते हैं मछलियों का तो कतला ही मिलेगी, है ना, तो याद आपको आराम से हो जाएगा। आप देखो एक झींगा मछली है, झींगा मछली, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है और निर्यातक भी है। अपना इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा उसको उत्पादित करता है, मतलब उनको निकालता है और सबसे ज़्यादा बेचता भी है, ठीक है, तो वो अपना इंडिया है भाई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी एक बार मुझे ये बताओ कि आपको ये अपनी जो ट्रिक हैं ये कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और जो क्वेश्चन का जो लेवल है ये आपको कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। आपका सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड लगेंगे, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा। और आपको कसम है यार, कसम नहीं है दे रहा मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बढ़िया लग रहा है कंटेंट तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर करना दबा के, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और बाकी बच्चों को भी हेल्प मिले, और आप सभी का योगदान रहा तो और भी बढ़िया चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। अब देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, भारत में पाए जाने वाले मीठे पानी की मछलियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो भाई इसके बारे में देख लीजिए। एक तो रोहू है सबसे स्वादिष्ट मछली, अभी अभी बताया हमने। एक सबसे ज़्यादा मिलती है कतला, है ना, हम करते हैं उसका कत्ल, ठीक है। एक मरगला मिलती है, मरगला, मरगला, ठीक है। एक मिलती है लांची, एक मिलती है लांची, एक मिलती है कौन सी, खारदा, ओ सॉरी क्या कर दिया मैंने, खारदा, ठीक है। एक मिलती है बैदाल, बैदाल, और एक मिलती है भाई टिंगरा, टिंगरा, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 तो मैं याद करवा देता हूँ आपको। एक तो देखो भाई रोहू वाला मैंने याद करवा दिया था, रूह काँप जाती है, इतनी स्वादिष्ट है, लेकिन उस मछली की क्या है, रूह काँप जाती है। सबसे ज़्यादा मछली कौन सी मिलती है, कतला, मतलब हम कत्ल करते हैं। अब देखो टिंगर का, टिंगरा मतलब टिंगर, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं टिंगर, अरे टिंगर है, तो टिंगर क्या करते हैं, मछली को पकड़ते हैं, तो एक टिंगरा मछली भी है, ठीक है। अब देखो खारदा मतलब खाते हैं हम उसके, तो खारदा भी एक मछली है, खाते हैं हम। लाची, लालच आता है, मतलब हमें ज़्यादा मछली पकड़ते हैं हम, लालच आता है, लाची बन जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा के हल्का हल्का दिमाग लगाओगे ना तो ट्रिक बन जाएंगी भाई। तो ये है अपने मछली। और अगला जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि देश के 6
जो मेन इम्पोर्टेंट मत्स्य पोताश्रय है ना, वो कहाँ कहाँ है। तो भाई देख लीजिए, 6 बता देता हूँ आपको। एक तो भाई कोच्चि में है, ठीक है, एक तो है भाई कोच्चि में, कोच्चि हो गया। दूसरा कहाँ पर है, चेन्नई में है भाई। तीसरा कहाँ पर है, तो विशाखापट्टनम में है। सेम चीज़ें मैं आपको पीडीएफ में लिख दूंगा भाई, ठीक है, बिल्कुल तरीके से लिख के आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एक रामचौक में भी है भाई, लिखने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिए। एक पारादीप में है, और एक है भाई सीजन डाक में, सीजन डाक। ये 6 हैं मत्स्य पोताश्रय हैं अपने भारत के इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये अगर पूछ ले बाई चांस तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। हाँ, अब जो है हम नई हेडिंग आ चुकी है, रेशम का जो कीट आता है उसके बारे में। तो देखो भाई, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है भाई बोम्बिक्स मोरी। क्या है, बोम्बिक्स मोरी। अब इसको देखो भाई, इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन ये है कि विश्व में रेशम उत्पादन जो होता है उसमें पहले नंबर पे कौन सा देश है। तो भाई पहले नंबर पे आता है चाइना, और दूसरे नंबर पे है इंडिया, ठीक है भाई। अब मान लीजिए ऐसा पूछ ले कि एक ऐसा रेशम भी है जिसका उत्पादन है ना सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है, तो वो कौन सा है। तो भाई वो है मूंगा रेशम। मूंगा रेशम याद कैसे करोगे, आराम से कर लोगे। ये ऐसा रेशम है जिसको हमें कहीं से मांगना नहीं पड़ता। मांग मतलब मूंगा, मूंगा का मतलब हमें मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे अंदर ही है, मतलब हमारे देश के अंदर ही है। बस ऐसा रेशम ये अकेला है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में है, तो इसको मांगना नहीं पड़ता, मतलब मूंगा। मांगना नहीं पड़ता मतलब मूंगा। तो यहाँ से 2-3 बार आप याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो भाई, भारत का कौन सा राज्य जो है वो रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो भाई ये करता है आसाम। अब याद कैसे करोगे, तो ऐसे याद रखो भाई, आसमान, हमारा जो आसमान है ना, वो भाई क्या है, बहुत ही सुंदर है, और रेशम भी क्या है, बहुत ही सुंदर है। तो आसाम मतलब आसमान, तो ऐसे आसमान को दिमाग में बैठा लो। तो रेशम क्या होता है, बहुत ही सुंदर होता है, तो आसमान भी क्या है, सुंदर है। तो आसाम राज्य ही क्या करता है, सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करता है, ठीक है। एक केंद्रीय रेशम बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भाई, 1949 में हुई थी। तो इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट जो पशु थे ना, या फिर जो कीट थे, या फिर कोई मेन चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। देखो भाई, ये ऐसे तथ्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना इसमें बहुत कुछ है जो आप देख पा रहे हो अभी इस टाइम पर, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसको समझिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये है भाई देखो, पशुओं के प्रजनन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। यहाँ पर पशु का नाम है, गर्भावधि मतलब वो कितने महीने तक प्रेग्नेंट रहता है या फिर रहती है, ठीक है, मतलब रहती है, ये आता है पशु के लिए। लेकिन वैसे मैंने बोल दिया कि भाई एक पशु की बात करें तो एक जनरली वर्ड जो यूज करते हैं वो रहता करते हैं ना, इसलिए, ठीक है। अब देखो, जो प्रथम प्रजनन धारण आयु का मतलब ये है कि पहली बार जब वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर उस पशु की उम्र कितनी होती है, वो होती है प्रथम प्रजनन धारण आयु। औसत बच्चे का मतलब ये है कि जो औसत कितने बच्चे ये देती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं गाय की बात करूं तो गाय 280 दिन में क्या है, एक बछड़े को या बछड़ी को जन्म देती है, और पहली बार जब वो प्रेग्नेंट होती है वो 18 से लेकर 21 महीने के बीच में होती है, और इसके औसत जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक है, मतलब एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। अब देखो भाई, भैंस जो है वो 310 दिन जो है उसकी गर्भ अवधि है, 18 से 21 माह उसकी क्या है, प्रजनन धारण करने की उम्र है। औसत जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एक है। भेड़ की मैं बात करूँ 150 दिन में क्या है, वो गर्भ अवधि है, और 18 महीने में वो प्रेग्नेंट हो जाती है पहली बार। 2 से 3 बच्चे मिलते हैं उसके औसत। बकरी 150-151 दिन होते हैं। 18 माह की इसकी औसत, मतलब पहली बार जो प्रेग्नेंट होती है उसकी उम्र है। औसत जो बच्चे हैं
वो 3 से 4 बच्चे होते हैं बकरी के। सूअर जो है वो 114 दिन में मतलब बच्चों को जन्म देता है। 12 महीने, पहली बार जब 12 महीने का हो जाती है तो उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, 4 से 6 बच्चे यहाँ पर मिलते हैं सूअर से। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ठीक है भाई। अब अगला जो है वो स्लाइड देखिए। उस स्लाइड में क्या है, देश में स्थित जितने भी केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो एक तो है भाई सूरतगढ़ राजस्थान में, एक चिपलीमा उड़ीसा में, एक सुनबेड़ा उड़ीसा में, एक अलमाड़ी तमिलनाडु में, एक अंदेश नगर है उत्तर प्रदेश में, एक धमरोड में है गुजरात में, एक हैसरगट्टा में कर्नाटक में है। तो ये हैं 7 केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सातों के सातों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो भाई, अब कुछ क्लोन बनाए गए हैं किसके द्वारा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। अब ये क्लोन जो है ना, इनके बारे में लिख देते हैं भाई। एक क्लोन का जो नाम है ये है समरूप। इसको, ये जो क्लोन है ये जो है ना, ये 6 फरवरी 2019 को जन्मी थी और विश्व की पहली भैंस की क्लोन है ये। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भैंसें हैं ना, उनमें से सबसे पहले जो क्लोन बनी थी वो समरूप क्लोन बनी थी, जो कि 6 फरवरी 2019 को बनी थी। ठीक है, अब अगली है गरिमा। गरिमा कौन है, 6 जून 2019 को जन्मी प्रथम क्लोन कटिया है, मतलब फीमेल। ठीक है, श्रेष्ठ कौन है, तो श्रेष्ठ जो है ना वो 26 अगस्त 2010 को 26 अगस्त 2010 को जन्म जो हुआ था, वो विश्व का पहला क्लोन कटड़ा था भाई ये। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लालिमा, ठीक है, लालिमा जो है 2 मई 2004 को जन्मी मुर्रा भैंस की पहली क्लोन कटड़ी थी ये। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा सवाल मेरे 2004 नहीं है, शायद 2009 है भाई। ठीक है, ये मेरे से मिसप्रिंट हुई है, 2004 नहीं है 2009 है भाई ये। ठीक है, बाकी फिर भी मैं चेक कर लूँगा एक बार दोबारा से, क्योंकि कुछ डाटा ऐसा है मुझे भी दिमाग में नहीं रहता भाई, क्योंकि मैं भी एक बच्चा ही हूँ, मतलब स्टूडेंट ही हूँ मान लीजिए। तो ये चीज़ें है ना हो जाती है मिस वगैरह वगैरह। 2009 है शायद मेरे हिसाब से, 2004 नहीं है भाई ये। ठीक है, बाकी मैं देख लूँगा इसको, अगर कुछ होगा चेंज तो मैं PDF में जो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा ना, उसमें जो एग्जैक्ट डाटा है वो आपको दे दूँगा। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की स्लाइड में क्या है, दूध के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो हमारे दूध के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं भाई। ठीक है, अब देखो विश्व दुग्ध उत्पादन में जो भारत का कौन सा स्थान है। अब बात करें दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई अपने भारत का स्थान है पहला, ये है अच्छी चीज़, तो पहला है भाई। ठीक है, तो पहला स्थान किसका है, भारत का है। अब बात करें दुधारू पशुओं में जो है ना, वो दूध कहाँ बनता है, मतलब किन कोशिकाओं में बनता है। तो कोशिका का नाम है कूपिका। तो ये बनता है भाई कूपिका कोशिकाओं में, कूपिका कोशिकाओं में। ठीक है, कूपिका कोशिकाओं में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो है दूध में शर्करा होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, कई बार पूछा गया कि सजन है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब एक चीज़ और पूछ लेते हैं, दूध जो है ना खराब किस जीवाणु के कारण होता है। तो वो होता है भाई लैक्टोबैसिलस से, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैसिलस, इस जीवाणु की वजह से क्या है, दूध खराब होता है। ठीक है, और देख लेते हैं भाई। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले दोबारा आप सभी के लिए एक अपडेट है। हरियाणा पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अपना ही है आपको यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड हूँ और ट्रेनिंग भी की है मतलब। और ये मान लीजिए आपको सारी गाइडेंस जो है वो हरियाणा पुलिस की मैं आपको प्रोवाइड कर भी सकता हूँ। जो भी आप डाउट पूछोगे, कुछ भी सवाल पूछोगे, या फिर आप अंदर से लेकर बाहर तक की जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पूछोगे, सारी की सारी मैं आप तक शेयर कर दूँगा। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा भाई। अगर इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम को अभी ओपन करो, सर्च करो द बर्निंग स्टडी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। अगर
वहाँ से नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ से भी ना मिले तो भाई मेरा नंबर जो है ना, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये नंबर, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और यहाँ पे सारा मटेरियल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी चार्जेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अगली स्लाइड के बारे में। तो भाई एक जो अपना देसी घी होता है ना, उसमें एक महक आती है। वो महक किस वजह से आती है? तो वो आती है भाई डाई एसिटिलीन के कारण। डाई एसिटिलीन, तो ये भी आप याद रखना, बाकी मैं पीडीएफ में डाल दूंगा सब कुछ। ठीक है, डाई एसिटिल। ठीक है, अब बात करें घी और दूध का जो रंग है वो पीला वो क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा हुआ सवाल है। तो ये होता है भाई कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से। ठीक है, कैरोटीन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दूध में कौन से प्रोटीन होते हैं? तो भाई एक तो कैसीन होता है भाई, कैसीन। ठीक है, कैसीन एक प्रोटीन होता है। एक होता है भाई ग्लोब्यून, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन। और एक जो होता है वो है भाई एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल और ये है ब्यूमिन, मतलब इसी में जुड़ा हुआ भाई ये एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब एक अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? दूध उत्पादन के जो दूध जो के प्रोडक्ट बनते हैं ना, इसका क्वेश्चन का मतलब यह है विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है जहां पर दूध के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं? तो वो है भाई डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी स्लाइड में सब कुछ मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं है लिखने की। ठीक है, अब आता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि पशुओं के जो प्रमुख जो रोग हैं वो कौन कौन से पशु को प्रभावित करते हैं, उनका कारण क्या है, रोग का नाम क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ये चीज़ें याद कर लीजिएगा भाई। ठीक है, अब देखो मेरी अगला पहले देखो, एक है भाई खुरपका एवं मुंहपका। ये होता है भाई वायरस की वजह से, सभी पालतू पशुओं में होता है। नील जिहा रोग होता है वायरस की वजह से, ये मुख्यतः भेड़ में होता है भाई, मतलब भेड़ों में होता है, पर लेकिन बकरी में, गाय में और भैंस में भी हो सकता है। पोकनी जो है वो वायरस की वजह से होता है भाई, गाय, भैंस, भेड़ और सूअर में ये पाया जाता है। गिलराट जो है वो कवक की वजह से होता है, मछली में मिलता है। सेप्रोलेग्रिया, ये भी कवक की वजह से मछली में मिलता है। ठीक है, चेचक जो है ये वायरस की वजह से मिलता है भाई, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में मिलता है। क्षय रोग जो है जीवाणु से, निमोनिया जो है जीवाणु से, सेम चीज़ें हैं, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। एक जोन रोग है, ये जीवाणु से होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर में होता है। पंख व पूंछ सड़ती हैं जीवाणु की वजह से, मछली में होता है भाई। ठीक है, अफारा रोग होता है दूषित आहार खाने से, जुगाड़ी करने वाले पशुओं में ये होता है। संक्रमण गर्भपात जो है वो जीवाणु से होता है, सूअर में होता है, बकरी में होता है, भैंस में होता है और गाय में होता है। मिल्क फिक्चर है, मतलब कैल्शियम की कमी से होता है भाई, ये कैल्शियम की कमी से गाय में होता है भाई। एक है थनेला, तो ये होता है जीवाणुओं में, मतलब जीवाणु की वजह से होता है भाई, सभी पालतू पशुओं में होता है भाई। एक है लंगड़ा बुखार, ये जीवाणु की वजह से होता है, गाय व भैंस में होता है भाई। ठीक है, अब अगला देखो, मुर्गियों के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट रोग हैं जो कि किस वजह से फैलते हैं, पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो भाई रानीखेत एक रोग है जो कि वायरस की वजह से फैलता है। एक है भाई फाउल कालरा, ये जीवाणु की वजह से फैलता है। एक है फाउल बॉक्स, ये वायरस की वजह से फैलता है भाई। बर्ड फ्लू वायरस की वजह से, प्लोरम जो है वो जीवाणु की वजह से। तो ये जो इंपॉर्टेंट थे स्लाइड, इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। अब देखो भाई, अब जो मैंने पढ़ाया सारा का सारा था नेशनल लेवल का। इसमें ये को नेशनल का लेवल का मतलब ये नहीं है कि हरियाणा में आएगा, नहीं, हरियाणा में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो हरियाणा की तैयारी नहीं कर रहा ना, उसको इतना ही पढ़ना था। इसके बाद में अब ये हरियाणा की कुछ मैं मेन चीज़ें पढ़ाऊँगा, तो उसको आप छोड़ सकते हो। अब लास्ट में आप जाओ, MCQs मिलेंगे आपको 50, 55, 60 के आसपास, तो वो आप करना। वीडियो में आप स्किप करो, इसको आगे बढ़ाओ, बढ़ा के आप वहाँ पे MCQ पे चले जाओ और वो कर लो। लेकिन जो हरियाणा की तैयारी कर रहा है, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो इसको भी पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको
हरियाणा पुलिस में, वहाँ से भी और वहाँ से भी। हरियाणा वालों के लिए सब कुछ पढ़ना है, इस वीडियो में कुछ भी नहीं छोड़ना। लेकिन जो सेंटर की तैयारी कर रहा है उसको पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया, एक थर्ड पोर्शन पढ़ना है बस, सेकंड पोर्शन को आप हटा सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं हरियाणा में पशुपालन। ठीक है, तो भाई 20वीं जो पशु जनगणना हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें हरियाणा की, तो भाई यहाँ पर क्या है, सबसे पहला सवाल यही आता है कि हरियाणा में कुल कितने पशु हैं। तो भाई ये हैं भाई 71,26,497 हैं भाई। अब अगला सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे, 20वीं पशु जो जनगणना हुई है उसमें पहली बार किस जानवर की गणना की गई है। तो भाई सबसे अच्छा सवाल ये है कि पहली बार बिल्ली को भी गणना में लिया गया है, और जो कि सबसे ज़्यादा मिली है भाई नूह में। ठीक है, हरियाणा के नूह में मिली है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं हम, हरियाणा का पढ़ रहे हैं हम। अब अगला देखो भाई, हरियाणा राज्य जो अपना है उसमें सबसे ज़्यादा पशु जो हैं वो किस ज़िले में मिले हैं। तो वो मिले हैं भाई हिसार में। ठीक है, वो मिले हैं हिसार में। सबसे कम मिले हैं भाई पंचकुला में। ठीक है, तो ये है भाई पंचकुला में सबसे कम मिले हैं। अब अगली स्लाइड देखिए, हरियाणा में एक पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी और कहाँ से हुई थी। तो भाई झज्जर से हुई थी ये। ठीक है, झज्जर से हुई थी। कब हुई थी, तो 29 जुलाई 2016 को, 29 जुलाई 2016। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब गाय है, भैंस है, बैल है, ऊँट है, इनका बीमा होता है 3 साल के लिए। कितने रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में। और भेड़ बकरी सूअर जो हैं, छोटे जीव हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में बीमा होता 3 साल के लिए। और जो SC ST वाले जो हैं उनके लिए है भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उनमें कोई चार्ज नहीं लगता। अब देखें तो जो 20वीं जो पशु गणना हुई है ना, उसके अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पशुधन है। तो हम 3 जिले देख लेते हैं। पहले नंबर पर हिसार है भाई, अभी बताया मैंने आपको, पहले नंबर पर हिसार आता है, दूसरे नंबर पे आता है भाई सिरसा, और तीसरे नंबर पे आता है भाई जींद। ठीक है भाई, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे कम पूछ ले, सबसे कम पशु कहाँ है, तो पहले नंबर पर पंचकुला है, सबसे कम पंचकुला में है। उसके बाद में है फरीदाबाद में, FBD मतलब फरीदाबाद। राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा जो पशु है वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा मिली है भाई भैंस। अपने हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस है। ठीक है, सबसे कम क्या है, हाथी है भाई। हाथी कितने मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 हैं। 4 तो मिले हैं भाई यमुनानगर में, और 1 मिला है कुरुक्षेत्र में। तो याद रखिएगा, हाथी पूरे हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ 5 हैं, जिसमें 4 यमुनानगर में है और 1 का है कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई, अब देखो एक टेबल दिख रही होगी आपको, इस टेबल में क्या है आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो 20वीं जो पशुधन गणना हुई है ना, उसके अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा गाय, हम पहले पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा, एक टेबल में याद हो जाएगा, टेबल आपको मिल जाएगी PDF में, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। सबसे ज़्यादा गाय जो है वो सिरसा में, ठीक है, सरसा में। भैंस जो है वो हिसार में, बकरी जो है वो सिरसा में, सबसे ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ भेड़ों की, तो भेड़ों की है भाई भिवानी में। अगर मैं बात करूँ घोड़ों की, देखो याद भी आराम से हो जाएगा। देखो गाय जो है और बकरी है, ठीक है, सिरसा में ज़्यादा है क्योंकि राजस्थान टच में है, तो राजस्थान एक गरीब राज्य है एक तरीके से आप देखा जाओ तो बकरी और गाय जो है ना वो एक आम गरीब आदमी भी पाल लेता है। ठीक है, तो ये सिरसा में है। भैंस जो है हिसार में है, तो आपको पता ही होगा, इसमें तो याद करने की जरूरत नहीं है। भेड़ जो है भैंस से भिवानी और भैंस से भेड़, भैंस से भिवानी भैंस से भेड़, तो यहाँ से याद कर लोगे आप। घोड़े जो है ना, घोड़े क्या है, शाही होते हैं, शाही सवारी मानी जाती है घोड़ों की। तो भाई गुड़गांव भी एक शाही शहर है ना, गुड़गांव भी क्या है, एक शाही शहर है, तो सबसे ज़्यादा गुड़गांव में है। गधे कहाँ के हैं, तो पलवल के। देखो दिल पे मत लेना, लेकिन वैसे याद कर सकते हो आप, गधे जो हैं वो पलवल साइड मिलते हैं। ठीक है, सूअर, सह से सूअर, सह से सोनीपत, सह से सूअर, सह से सोनीपत, सोनीपत में क्या है, सबसे ज़्यादा सूअर है। ऊँट राजस्थान की तरफ मिलेगा, तो सिरसा है, तो सिरसा कहाँ है, राजस्थान की साइड में है।
तो सिरसा में सबसे ज़्यादा ऊँट हैं भाई। कुत्ते पूछ ले तो भाई कुत्ते देखो बड़ी बड़ी जो फैमिली रहती है, जो अमीर फैमिली रहती है, कुत्तों का शौकीन रखते हैं। तो भाई कुत्ते कहाँ मिलेंगे? गुड़गांव में मिलेंगे, है ना, कि हर घर में आपको एक कुत्ता मिल जाएगा। तो ये यहाँ से क्या है? कुत्ते हैं गुड़गांव में। खरगोश कहाँ पर है भाई? खरगोश मेवात में सबसे ज़्यादा है भाई, मेवात में। खच्चर जो है वो झज्जर में। देखो खच्चर झर चच्चर झज्जर, तो यहाँ से याद हो जाएगा खच्चर झज्जर, तो आराम से याद हो जाएगा। हाथी जो है वो 4 हैं यमुनानगर में, 4 कहाँ है? यमुनानगर में, और 1 कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ से आपको हो जाएगा याद। तो यहाँ से सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं। अब देखिए सबसे कम जो है वो कहाँ है? अगर पूछ लिया आपसे सबसे कम गाय कहाँ है, तो सबसे कम गाय है मेवात में। ठीक है, तो यहाँ ऐसे याद रख सकते हो, मुस्लिम एरिया है तो वहाँ पर गाय क्या है? बहुत कम है। ठीक है, भैंस कहाँ है सबसे कम? पंचकुला में। बकरी कहाँ है? तो बकरी क्या है? पानीपत में सबसे कम है भाई। भेड़ जो है वो गुड़गांव में सबसे कम है। घोड़े जो हैं वो सबसे कम जो है वो पंचकुला में है भाई, PKL पंचकुला। गधे कहाँ है? अंबाला में है, AMBLA अंबाला। ठीक है, सुअर जो है सबसे कम है मेवात में। ऊंट जो है सबसे कम कहाँ पर है? अंबाला में भी सबसे कम है, सोनीपत में भी बहुत कम है। ठीक है, अंबाला में भी कम है, सोनीपत में भी कम है, और कुरुक्षेत्र में भी कम है भाई। KUK मतलब कुरुक्षेत्र। सबसे कम कुत्ते जो है वो मेवात में है भाई। खरगोश जो है वो यमुनानगर में है भाई। सबसे कम जो खच्चर है वो पानीपत में है। ठीक है, तो ये हो चुकी है। आपको ये पूरी टेबल मिल जाएगी PDF के अंदर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझ लो कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करें तो एक सवाल और आ सकता है भाई। ठीक है, ये आंकड़ा है, याद तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी याद करने की कोशिश करना, क्या पता हो जाए। जो मेन है लगे वो तो कर ही लेना कम से कम। अब जो अक्टूबर 2018-19 में, ठीक है, उसमें जो अभी जो गणना हुई है उसके अनुसार जो गाय कितनी है, भैंस कितनी है, क्योंकि 2018 से लेकर 2019 तक चली है, तो यहाँ पे कितना कितना आंकड़ा है। ठीक है, इसमें 18-19 कर लेना, यहाँ पे सिंपल 18 लिखा हुआ है, इसको 18-19 कर लेना। ठीक है, क्योंकि 18 में शुरुआत हो चुकी थी गणना करने की और 2019 तक ये कंप्लीट हुई है। गाय जो है वो है भाई 18.08 लाख, L मतलब लाख। भैंस जो है वो 60.85 लाख। बकरी जो है वो 3.69 लाख। भेड़ जो है वो 3.36 लाख। घोड़े जो हैं वो 37,000 हैं। ठीक है, गधे जो हैं वो 3,000 हैं। सूअर जो हैं वो 1.27 लाख हैं। ऊँट जो हैं वो है भाई आपके लिए 9,000। खच्चर में बात करूं तो खच्चर कितने हैं भाई? 9,000। तो ये आंकड़ा है, एक बार देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, याद करने की कोशिश करना, यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगे वो तो कम से कम याद कर लेना भाई। अब बात करें हरियाणा के पशुओं से संबंधित कुछ ज़रूरी डाटा। तो हरियाणा में जो पशुओं का जो चारा प्लांट है वो कहाँ पर है? तो वो है भाई जींद में। जींद हमारा दिल है हरियाणा का, तो पशुओं के लिए चारा कहाँ मिलेगा? दिल में मिलेगा, जींद में मिलेगा। अब हरियाणा में चमड़े की जो सफाई होती है ना, वो कहाँ होती है? वो भी जींद में होती है भाई। ठीक है, क्योंकि वहीं पर क्या है, पशुओं को चारा खिलाते हैं और वहीं पे चमड़े का काम भी करते हैं। ठीक है, पहले खिलाएंगे चारा, उसके बाद में उनका चमड़ा निकाल लेंगे। तो ऐसे याद कर लो, जींद में ही है भाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटनरी संस्थान जो है वो कहाँ है? तो भाई जींद और सिरसा में है भाई। जींद मिल जाए ऑप्शन में या सिरसा मिल जाए, दोनों नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों में ही क्या है, बराबर बराबर हैं। ठीक है, जींद व सिरसा इज द मतलब राइट आंसर। जो सबसे ज़्यादा वेटरनरी संस्थान है वो जींद में और सिरसा में है। अब अगला जो क्वेश्चन है, पशु भ्रूण प्रत्यारोपण की प्रयोगशाला जो है वो कहाँ है? तो वो है भाई हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में। HSR मतलब शॉर्टकट में हिसार। अगला देखो भाई, गायों का अभ्यारण्य खोलने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा था? तो वो है अपना हरियाणा। पशु चिकित्सा परिषद का जो गठन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो वो अपना हुआ है भाई हिसार में। कहाँ हुआ है? हिसार में।
हरियाणा में जो वीर्य प्लांट है पशुओं के लिए वो कहाँ है, वो है भाई नारनौल में। और नारनौल कहाँ पड़ता है, वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये याद रखना भाई। नारनौल, मैं पीडीएफ में लिख दूंगा सब कुछ, लेकिन अभी देख लीजिए महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई। हरियाणा में जो मुर्गी पालन में पहला जिला जो है वो कौन सा है, तो वो है भाई आपका जींद। जींद जिले में क्या है, सबसे ज़्यादा मुर्गी पालन होता है। ठीक है भाई। अब देखो भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु जो मेला है वो कहाँ भरता है, तो वो भरता है भाई जहाजगढ़ में। और जो जहाजगढ़ है ना, वो कहाँ है, वो झज्जर में है। तो अब इसको याद कर लो भाई। याद करने के लिए दिमाग में लगाना कि पशु हैं। अब पशु क्या है, बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई ऐसे तो आप देख नहीं पाओगे कितने पशु हैं, कौन कौन से हैं। तो एक जहाज़ लेके जाओ और ऊपर ऊपर से देख लो भाई कितने पशु हैं, जो अच्छा लगे वहीं पे उतार दो अपना जहाज और अपना खरीद लो। ठीक है। तो जहाजगढ़ मतलब झज्जर में है ये पशु मेला सबसे बड़ा। ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, पशुधन बीमा योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, तो भाई ये शुरू हुई थी भाई 26 जुलाई 2016 को। और एनडीआरआई ने पशु पोषण मोबाइल सेवा जो है वो कब शुरू की थी, तो 7 जुलाई 2015 को। तो ये भी आप देख लीजिएगा, 7 जुलाई 2015 को। एक मेन सवाल ये है भाई, अपने हरियाणा में एक लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है और कब इसकी स्थापना की गई थी, तो भाई 2010 में तो इसकी स्थापना हुई थी भाई। और ये कहाँ पर है, ये अगर पूछ ले तो ये हिसार में है भाई, हिसार में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी देख लीजिएगा। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं आपके सारे करवा रहा हूँ। इससे बाहर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसमें लगभग लगभग सब कुछ आ चुका है भाई। इससे बाहर पढ़ो चाहे मत पढ़ो, अगर पढ़ोगे तो आपकी मर्जी है, बाकी इससे बाहर अगर मिलता है ना तो सबके लिए ही नया मिलेगा, आपके लिए अकेले के लिए नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई पढ़ भी नहीं सकता। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले लिए। ठीक है। अब देखो भाई, मैंने एक मैप लगा दिया यहाँ पर, ये आप सभी को बहुत हेल्प करेगा। इस पीडीएफ को आप देखोगे ना तो इसमें सब कुछ है। ठीक है। गाय के दूध प्लांट कहाँ है, राज्य का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ है, सबसे अधिक भैंस किस जिले में है। ठीक है। ये है ना भाई, ये हिसार है। ठीक है। ठीक है, हिसार में है इस टाइम पर, पहले का है आंकड़ा, जींद नहीं है, हिसार है। एक दो गलत हैं, बाकी सब कुछ सही है। बाकी सब कुछ सही है, जो गलत था बस एक, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है। बाकी सब कुछ सही है। ठीक है। एक गलत था वो मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है। हाँ ठीक है भाई, एक और है भाई ये गलत। सबसे कम जो है गाय नू में है भाई, सबसे कम गाय, इसको ठीक कर लेना एक बार। सबसे कम गाय, ठीक है, सबसे कम गाय, ये यहाँ पर एक दो है, ये ठीक कर लेना भाई। बाकी सब कुछ लगभग सेम है, एक दो छोटी मोटी गलतियाँ हैं तो मैंने पढ़ाया है ना, उस पर ध्यान देना। अगर छोटा मोटा आंकड़ा यहाँ पर गलत दिखे तो उसको ठीक कर लेना भाई। ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये एक नक्शा बना दिया, इसमें आप सारा डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब है हरियाणा पुलिस के लिए दोबारा से एक छोटी सी अपडेट है। जितना भी मटेरियल है सारा का सारा आपको अपने इसी चैनल पे मिल जाएगा, द बर्निंग स्टडी के ऊपर। ज्वाइन कर लो अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। थोड़ा मोटिवेशन आपकी तरफ से मुझे मिलेगा तो आपको भी कंटेंट जो है वो शानदार मिलेगा, क्योंकि एक मोटिवेशन ही है जो काम करने की हमें एक लक्ष्य जगाता है कि भाई हम काम करें बढ़िया, अपने भाइयों को फ़ायदा मिले। ठीक है। तो एक बार आप सभी लाइक शेयर कर दो अभी के अभी। और अगला देखो, अब है छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब हम एमसीक्यू करेंगे। हमने जो क्विज अपना एनिमल हस्बेंड्री थी हमने कंप्लीट कर ली, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत कुछ करवा दिया। इससे बाहर अगर आएगा तो भाई इससे बाहर कुछ भी आए कुछ भी ना आए, इससे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास में, और इसमें सब कुछ है, इसमें इम्पोर्टेंट मैंने सब कुछ करवा दिया। ठीक है। अब हम करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख पाओगे। तो अब हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं, देख लिए। अब एक स्लाइड के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन ले रखा है, तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है, ताजे जल के मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भाई दूसरा स्थान है।
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? तो हमने पढ़ा था अविका नगर में है। संसार में सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ है? तो वो अपने भारत में है। तो ये हमने पढ़े थे, हो जाएंगे याद आराम से। एक देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, दीमक जहाँ लगती है ना, उस निवास स्थान को किस नाम से बुलाते हैं? तो वो होता है माउंड, उसको हम बोलते हैं माउंड। ठीक है भाई। अगला देखो भाई, भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो किस पशु का है? तो है भाई भैंस का। अब एक सवाल अगला है, संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेना चाहिए? तो भाई अकॉर्डिंग टू रूल 226 ग्राम जो है वो संतुलित आहार के लिए प्रतिदिन एक व्यक्ति को दूध लेना चाहिए। ठीक है भाई। अगला देखिए भाई, अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में क्या है, मैंने सोचा था 3 घंटे लग जाएंगे इस वीडियो में, लेकिन थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी ना, इसलिए काम जल्दी बन गया है ना। लगभग लगभग मेरे हिसाब से 1.5 घंटे या फिर 1 घंटा 40 मिनट में अपना पूरा का पूरा एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो भाई, सघन पशु विकास कार्यक्रम जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था भाई तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला जो है, संसार में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक गौ नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? हमने पढ़ा था ना, गाय के क्या होते हैं? दूध के थन होते हैं भाई। ठीक है, ये 4 थन हैं। तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे होल क्या थे? मोटे मोटे थे। तो होल देख लो किसमें है, होल इसमें है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है। बकरी की ऊन के लिए कौन सी प्रसिद्ध नस्ल है? पश्मीना, हमने पढ़ा था ये, है ना। लगभग क्वेश्चन पढ़े हुए आ रहे हैं। सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, खरगोश से। विश्व में दूध की रानी किस बकरी की नस्ल को बोला गया है? तो ये भी हमने पढ़ा था, सानेन इज द राइट आंसर। तो सानेन एक बकरी की नस्ल है जिसमें सबसे ज़्यादा दूध देने की उपाधि प्राप्त है। बकरी जो है वो कितने दिन में उसकी गर्भ अवधि होती है? तो 150-51 दिन, है ना, हमने पढ़ा था ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूध जबर पशुओं में किस तत्व की कमी होती है भाई? तो कैल्शियम की, क्योंकि दूध के अंदर होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम की वजह से ही क्या है, दूध जबर की कमी आती है। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लोगे आराम से। एक है पशुओं में एक रोग होता है खुरपका एवं मुंहपका, ये कब होता है, किस मौसम में होता है? तो बरसात में होता है भाई। ठीक है। अगला देखो भाई, विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादित मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो भाई लैग हॉर्न, हमने पढ़ा था ना, लैग मतलब सबसे ज़्यादा अंडे देती है तो सबसे ज़्यादा लैग भी इसी की होंगी, है ना। सबसे ज़्यादा अंडे देती है तो सबसे ज़्यादा लैग भी इसी की होंगी। इसके 2 लैग नहीं 3 लैग होती हैं भाई, ऐसे याद कर लो। सबसे ज़्यादा अंडे देती है तो सबसे ज़्यादा लैग भी इसी के हैं, तो लैग हॉर्न देख लेना। तो ये है भाई सबसे ज़्यादा अंडे उत्पादन वाली मुर्गी की नस्ल। ठीक है। अगला देखो भाई, राष्ट्रीय दूध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है भाई? 26 नवंबर को। विश्व के दूध उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान? तो पहला ये भाई। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? बरेली में है भाई। ठीक है। अगला देखिए भाई, गाय का जो जीवन काल जो है वो सामान्यतः कितने साल तक जीती है गाय? 20 से 25 साल तक गाय जीतती है भाई। एक मोज़रेला पनीर है वो अधिमानत किसके दूध से बनता है? तो भैंस के दूध से बनता है भाई। एक मुर्रा किसकी किस्म है? भैंस की नस्ल है। अच्छा, आप देख पा रहे हो पीडीएफ के किसी भी पेज पर क्लिक करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। मतलब जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ना, तो उसमें मैं लिंक डाल दूंगा हर एक पेज के ऊपर। जिस भी पेज पे आप क्लिक करोगे आप सीधे के सीधे अपनी इसी वीडियो वाली पे लिंक वाली, मतलब यूट्यूब वाली वीडियो है, इस पे आ जाओगे और यहाँ पर पढ़ लोगे। ठीक है। अब देखो अगला, अगला क्या है भाई, भैंस की औसत गर्भ अवधि कितनी है? तो भैंस की गर्भ अवधि है भाई 310 दिन की। मधुमक्खी पालन बोलते हैं किसको? एपीकल्चर को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? तो ये अपना आ गया भाई एग्रीकल्चर का क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। सुजाता क्या है? गेहूं की है भाई। सोनालिका भी गेहूं की है। कंचन भी गेहूं की है। तो कौन सी नहीं है? क्रांति नहीं है भाई। तो क्रांति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो भाई, जफराबादी भैंस जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो भाई जफराबादी है वो गुजरात में मिलती है भाई। ठीक है। एक है भाई पशु प्लेग का जो कारण है वो क्या है? तो पशु प्लेग जो रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है भाई, विषाणु के कारण। ठीक है।
अगला देखो भाई, अनिषेचित अंडे से बनाए गए भ्रूण को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं भाई पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस। तो ये भी याद कर लीजिएगा भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? दूध के उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीटोसिन, ये एक हार्मोन है जो दूध के उत्प्रेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला देखो भाई, पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, अभी पढ़ा था, गाय के दूध का रंग जो है ना वो किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है भाई? तो कैरोटीन की वजह से होता है भाई। वर्मी कल्चर जो है उस शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए करते हैं? तो भाई जैविक खेती के लिए करते हैं। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है, देखो भाई आप करोगे ना, नॉर्मल है ये, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। मधुमक्खी पालन को हम बोलते हैं एपीकल्चर। पशुओं का जन्मजात जो कमियां होती ना उसका कारण क्या है? तो आनुवांशिकता है, पता है आपको। बदावरी भैंस है वो मिलती है उत्तर प्रदेश में, याद रखना। देखो, बदावरी भैंस में और जफराबादी भैंस में कंफ्यूज मत होना। जफराबादी गुजरात और बदावरी जो उत्तर प्रदेश, इसमें कंफ्यूज ना होना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या है? भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है? द्विकाजी मतलब जो कि मतलब यहाँ पे क्या है? देखो भाई, द्विकाजी नस्ल कौन सी थी? याद करो, कांकरेज थी क्या? है ना, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया भाई थोड़ा, एक बार देख लेता हूँ, कांग्रेस थी कौन सी थी? याद करो, अगर आपने कमेंट में मतलब बताओ एक बार याद करके। मैं थोड़ा सा इसमें भूल चुका हूँ, मतलब दिमाग से निकल गई। अमृत महल थी या कांकरेज थी? एक थी इनमें से, अमृत महल या कांकरेज। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया भाई, कौन सा पूछा इसमें? द्विकाजी भाई, थार पार्कर थी भाई, थार पार्कर। ठीक है, थार पार्कर इज द राइट आंसर, ये नहीं है भाई। ठीक है, थार पार्कर है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है भाई, गलतियां हो जाती हैं, जल्दबाजी में हम पढ़ते हैं ना, दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। तो थार पार्कर जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए भाई, पशुओं में चीचड़ी जो बुखार होता है वो किस लिए, किसके मतलब चीचड़ी जो बुखार होता है वो किस वजह से होता है भाई? तो प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो भाई थनैला रोग है ना, वो क्या है? विषाणु के द्वारा क्या है? वो पैदा होता है। अगला देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? एक संकर बछिया जो है ना उसको पहली बार जो है वो किस उम्र में मतलब बच्चे को जन्म देती है? तो वो देती है भाई 24 से 30 माह की उम्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, स्ट्रिप कप जो है वो जांच की जाती है किस लिए? भाई थैलेला रोग जो है ना वो स्ट्रिप कप से जांच करते हैं हम, शायद हमने पढ़ा भी था, भी मैंने करवाया भी था। तो थैलेला रोग के लिए होती है भाई ये। अब अगला देखो भाई, दूध जवर बीमारी जो है वो पशुओं में होती है, तो वो किस लिए होती है भाई? वो कैल्शियम की कमी से होती है, अभी अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन वही हैं भाई। बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? तो भाई बकरी के झुंड को बकरी का झुंड ही कहते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बकरी के झुंड को बकरी का झुंड ही कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखो भाई, एक गाभिन गाय को गर्भ धारण के कितने माह बाद गर्भकालीन जो है वो आहार देना चाहिए? तो 6 महीने के बाद में क्या है? गर्भकालीन आहार का मतलब ये होता है कि जो प्रेग्नेंट होती है गाय उस हिसाब से उसको आहार कब से मिलना चाहिए? 6 महीने बाद से। ठीक है, अब अगला देखो भाई, निम्न में से विदेशी गाय की नस्ल जो है वो कौन सी है? तो एक गाय है जर्सी गाय बोलते हैं जिसको, तो जर्सी गाय जो है ना वो विदेशी है भाई, याद रखना इस चीज़ को, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है भाई। जर्सी गाय जो है ना वो एक विदेशी नस्ल है। अगला देखो भाई, कच्चे दूध में 2 लाख प्रति मिली से कम जीवाणु जो है वो दूध की क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। मतलब 2 लाख से ज़्यादा जीवाणु, सॉरी 2 लाख से कम जीवाणु होना प्रति ml में, तो वो अच्छी क्वालिटी को दिखाते हैं, मतलब ये क्वालिटी क्या है इसकी? अच्छी है। ठीक है, अगला देखो भाई, पशुओं में छूत की बीमारी में निम्न में से कौन सा है? तो खुरपका मुंहपका है भाई, बारिश के मौसम में होता है अक्सर। अगला देखो भाई, 400 किलोग्राम शरीर भार वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? तो भाई इसको देना चाहिए 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम। अगला देखिए भाई,
निम्न में से कौन सी बरवाही गाय है? तो भाई हमने पढ़ा था ना, खिलाएंगे पिलाएंगे तो भारवाही गाय बन जाएगी, तो खिलरी हो गया। ऑपरेशन फ्लड जो था वो कौन से किससे संबंधित है? तो वो है भाई दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, जब यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाए तो इस रोग को क्या कहते हैं? तो ये होता है भाई पशु महामारी रोग। ठीक है, तो पशु महामारी रोग। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न में से कौन सी द्विकाजी गाय की नस्ल है? तो अभी अभी पढ़ा था थारपारकर, है ना। अगला देखो भाई, भारत में उत्पादित कुल दूध का सबसे अधिक भाग जो है वो प्राप्त होता है, तो ये होता है भाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए भाई, कृषि शाखाओं में जो दूध और उससे उत्पन्न उत्पादों के लिए पशुओं के व्यवस्थित प्रबंधन पर केंद्रित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं भाई दुग्ध उत्पादन। ठीक है, अगला देखिए भाई, निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? तो जो मूंगफली की जो खली आती है ना, सबसे बेस्ट मानते दुधारू पशुओं के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक दुधारू गाय को उसकी रक्षा, सही रक्षा के लिए निम्न में से कितना आहार देना चाहिए? तो भाई वो चाहिए 1 से 1.5 किलो। ठीक है, तो ये हो चुके हैं भाई। अब दोबारा से एक लास्ट है, मतलब आज आपकी एनिमल हस्बेंड्री की जो क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, इसमें सब कुछ है, इससे बाहर पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अब बात करें तो ये स्टडी मटेरियल मतलब ये पीडीएफ है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और सिर्फ यही पीडीएफ नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है आपको हरियाणा पुलिस के लिए, या फिर आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो। देखो मैं सारा का सारा स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, एक तो आपको करंट अफेयर मिलेगी हरियाणा की भी और नेशनल की भी। करंट अफेयर हो जाएगी बिल्कुल ट्रिक के साथ में, हर एक क्वेश्चन क्या है ट्रिक के साथ करवाता हूँ मैं। दूसरी चीज़ एनिमल हस्बेंड्री है, आज कंप्लीट करवा दी है। ये पीडीएफ जो है ये मैं आपको आंसर वगैरह लिख के इनमें और आपके लिए टेलीग्राम पर कल या फिर परसों डाल दूंगा। ठीक है, और हो सके तो मैं शाम को भी, आज भी डाल दूँ। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अब आता है आईपीसी और सीआरपीसी, और एक आता है आपका एग्रीकल्चर। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं मिल रहे हैं बढ़िया तरीके से, बढ़िया कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं इसके लिए भी कोशिश करूंगा आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको वीडियो से और पीडीएफ बढ़िया तरीके से बनाकर, जैसे ये बना रखी है ना, इस फॉर्मेट में आपको बनाकर आपको सारी चीज़ें मैं करवा दूं और बेस्ट तरीके से करवाऊंगा। मैं जो पढ़ाऊंगा बेस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, उससे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना, और मुझे मोटिवेशन आपके मतलब कमेंट से मिलता है, तो आप कमेंट करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए मज़ेदार और दमदार वीडियो जो है वो लेके आता रहूँगा। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कभी अगली क्लास में जल्दी ही। और अगला टॉपिक जो होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि किस टॉपिक के ऊपर आना है। पूरी क्लास आएगी, चाहे 3 घंटे की बनो, चाहे 4 घंटे की बनो, चाहे 5 घंटे की बनो, जो भी टॉपिक आप बताओगे कंप्लीट आएगा। ठीक है, तो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनानी है। बाय, टेक केयर, अलविदा।